लोगों की तुलना में, यानी लोगों की तुलना में पेपर में अधिक धैर्य होता है। ओके, बिकॉज क्योंकि सी कैन राइट ऑनेस्टली, सी कैन यानी वह कैन राइट ऑनेस्टली, उसमें वह ईमानदारी से लिख सकती है विदाउट फियर ऑफ जजमेंट, बिना किसी डर के। जैसे मान लीजिए आपको अपने अपने मन की भावनाओं को किसी के साथ में साझा करना है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे कि मैं किसके साथ में अपने अपने दिल की बातें बताऊं, है ना? तो आप सोचेंगे कि मैं एक डायरी बना लेता हूं और उसमें अपने दिल की बातें सारी लिख देता हूं, वो मुझे पलट के जवाब नहीं देगी, या मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं अगर इसमें कुछ लिखूंगा तो ये क्या सोचेगी, नहीं सोचना पड़ेगा। यदि आप अपनी बात को किसी से कहते हैं तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि शायद ये क्या ही सोचेगा, कि ये क्या सोचता है ना, ऐसे। तो भाई एनी फ्रैंक के लिए भी यही था। तो वो सोच रही है कि मैं डायरी में अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को लिखूंगी तो ये मुझे पलट के जवाब नहीं देगी, क्योंकि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर के पास लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है। ठीक है, धैर्य होता है, बिकॉज सी कैन राइट ऑनेस्टली विदाउट फियर ऑफ जजमेंट, कि बिना किसी जजमेंट के वो बिल्कुल बिना डर के उसके साथ में पूरी अपनी भावनाओं को साझा कर सकती है। बाय कीपिंग अ डायरी, एक डायरी जो है रखने से सी होप्स टू एक्सप्रेस हर थॉट्स, है ना? अब यहाँ कह रहा है कि सी होप्स, आशा करती है टू एक्सप्रेस, साझा करना हर थॉट्स, अपने विचारों को, इमोशंस, भावनाओं को, एंड डेली एक्सपीरियंसेस फ्रीली। और जो डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके, जो रोजमर्रा के अनुभव होते हैं, कि आज अच्छा मेरे स्कूल में ये हुआ था, मिस्टर किसिंग ने आज हमको होमवर्क दिया था, है ना, ये टॉपिक दिया था लिखने के लिए, तो रोजमर्रा जीवन के भी जो एक्सपीरियंस होते थे वो भी उसमें साझा करती थी। सी विशेस हर डायरी टू बिकम ए फेथफुल कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है, कंपेनियन का मतलब होता है बेटा साथी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सी विशेस वो इच्छा रखती है, हर डायरी अपनी डायरी के लिए वो इच्छा रखती है टू बिकम ए फेथफुल कंपेनियन, मतलब एक विश्वसनीय साथी बनाने की इच्छा रखती है। ठीक है, हु विल लिसन टू एवरीथिंग, जो सब कुछ सुने, है ना, मतलब जो सब कुछ सुन ले, ऐसा। और सी कैन नॉट से अलाउड, वो मतलब वो उसे बोले और वो उसका सब कुछ सुन ले और उसको चिल्ला करके बोलना भी ना पड़े, मतलब इस तरीके से। ओके, समझ में आ गया ना? यस, वेरी गुड, बहुत आसान भाषा में है बच्चा, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, कितने नंबर का आता है हमारा लॉन्ग आंसर? 4 नंबर का आता है। कौन कह रहा है 6 नंबर का आता है? 6 नंबर का नहीं आता बेटा, 4 नंबर का। पूरे प्रोज में आपके 5 नंबर के एक्सट्रैक्ट बेस एमसीक्यूज हो गए। और किसी व्यक्ति के फोन नंबर का उपयोग करके उसकी लोकेशन कैसे पता करें? उदाहरण के लिए, अगर आंसर हो गया, 15 नंबर का आपका प्रोज होता है। ठीक, डन, गुड। आज शाम को जो 4 बजे रिवीजन कर रहे होंगे ना, उसमें मैं कुछ लॉन्ग और शॉर्ट फिर से शामिल कर लूंगी, जिनको तैयार करके जाइएगा। बाकी मैंने कल पूरा प्रोज कराया था, जिसको अभी तक 5 लाख प्लस बच्चे देख चुके हैं, पूरे प्रोज को, पोएट्री को, सप्लीमेंट्री को, ग्रामर की क्लासेस को आपने छोड़ रखा है, तो भाई ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर बच्चों, 7 नंबर में क्या करना होता है? या तो आप एक शॉर्ट आंसर करते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर करते हैं, ये पोएट्री का है, और या तो राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। कल अंग्रेजी की परीक्षा के लिए कौन-कौन पोएम की 4 लाइनें तैयार करके जा रहा है? ठीक है, क्या अकेले केवल 4 लाइनें तैयार करके जाएंगे? ये गलती कदापि नहीं करिएगा। अगर वही 4 लाइनें पेपर में उठ के आ गई ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने के लिए आ गया ना, तब आप वो 4 लाइनें नहीं लिख सकते हैं, आपका 3 नंबर गंगा में डूब जाएगा बच्चों, है ना? तो 3 नंबर को गंगा में नहीं डुबोना है, इसीलिए पूरी पोएम की 8 लाइनें तैयार कर लेनी है। किसी 2 पोएम की 4-4 लाइनें तैयार कर लीजिए, किसी 2 पोएम की बच्चों 4-4 लाइनें तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ करते हैं कि राइट 4 लाइन एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, है ना, और लिखा होता है कि डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में 4 लाइनें आती है वो कॉपी नहीं करना होता है, साफ-साफ लिखा होता है। बहुत बच्चे चालाक बनते हैं, बहुत चतुर बनते हैं, उनको लगता है कि उनको ऐसा लग जाता है कि अरे ये तो पेपर में आती है 4 लाइनें, वही उठा के वही लिख देंगे, 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कोई ऐसा काम तो नहीं करेगा ना? ओके, वेरी गुड। हाँ, बहुत ध्यान से किसी 2 पोएम की 4-4 लाइनें तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अभी तो बहुत सारे हमारे बच्चों की तैयार भी हो चुकी होंगी। ठीक है, डेस्कटॉप पे फायर एंड आइस की कर लीजिए, तो यहाँ कर लेंगे। तो 3 नंबर बेटा, जो इंग्लिश से डर लगता है ना, आशुतोष सर बैठे हुए हैं और देख भी रहे हैं कमेंट में कि टाइगर इन द जू। ठीक है, टाइगर इन द जू, कल आपको कोई एक करना होगा। ठीक है, तो ए टाइगर इन द जू द ट्रीज फॉर एनी ग्रेगरी, है ना? तो एक सेंट्रल आइडिया हम लोग कर लेते हैं, ए टाइगर इन द जू। ठीक है, टाइगर इन द जू कल आपको ये परीक्षा में दर्शन दे सकती है। ओके, तो क्या करें बच्चों? द पोएम ए टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। सबसे पहले तो हर एक पोएम के पोएट का नाम याद होना चाहिए। यस, वेरी गुड। क्या मैम एक ही पोएम की 8 लाइनें तैयार कर लें? नहीं, हम तो आपसे कहेंगे 2 पोएम की 4-4 लाइनें तैयार करिए। ठीक है, मैं सलाह नहीं दूंगी कि एक पोएम की ही 8 लाइनें तैयार कर लें। ठीक है ना, आप अलग-अलग पोएम की करिए बेटा। ओके, हाँ, अब कह रहे हैं कि द पोएम ए टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट वांट्स टू शो, ठीक है, पोएट यानी कवि वांट्स चाहते हैं, टू शो दिखाना, द डिफरेंस मतलब अलगाव यानी अंतर कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या बोलेंगे बेटा? अंतर। ठीक है, डिफरेंस मतलब हो जाएगा अंतर बिटवीन द 2 एनवायरनमेंट्स, यानी 2 एनवायरनमेंट्स के बीच में अंतर बताना चाहते हैं। अब 2 एनवायरनमेंट्स कौन से होते हैं? कि मान लीजिए एक बाघ जो चिड़ियाघर में सलाखों के पीछे कैद है, और एक बाघ जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, यानी अपने प्राकृतिक आवास में। और एक बाघ का, एक जानवर का प्राकृतिक आवास क्या होता है बेटा? जंगल होता है। ठीक है, जंगल होता है, फॉरेस्ट। ओके, तो कह रहे हैं कि एक बाघ चिड़ियाघर में सलाखों के पीछे कैद है और एक बाघ जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, मतलब जंगल में है। तो दोनों के बीच में अंतर बताना चाहते हैं कि इनका जीवन कैसा होगा। ये पूरी पोएम में यही बताया गया बेटा। ठीक, इसको तैयार कर लीजिएगा कल के लिए। तो कह रहे हैं कि ही मतलब पोएट के बारे में बात हो रही है कि ही कंपेयर्स, वह तुलना करते हैं द लाइफ ऑफ केज्ड टाइगर। एक केज्ड टाइगर मतलब जो कैद बाघ के बारे में, मतलब की तुलना करते हैं विद ए टाइगर लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट। ये एक प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के साथ में एक केज्ड टाइगर की तुलना करते हैं कि एक बाघ जो अपने जंगल में रहता है और एक बाघ जो अपने केज्ड है, केज्ड मतलब चिड़ियाघर की सलाखों में कैद है। ठीक है, उनमें आपस में तुलना करते हैं। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन, यानी पोएट कवि हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन, वो व्याख्या करने का प्रयास करते हैं अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों की स्थिति के बारे में ये एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं दैट की आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग्स यानी कि जो मानवों के द्वारा इसको क्या किया गया है? केज्ड किया गया है फॉर देयर ओन फन, अपने ओन फन के लिए इनको जो केज्ड करके रखा गया है। ही वह सेज, कहते हैं दैट की व्हाट हिज लाइफ कुड बी, कि जीवन कैसा हो सकता है इफ यदि हैड बीन ए फ्री एनिमल, यदि एक स्वतंत्र जानवर के रूप में एक मतलब उसका जीवन कैसे हो सकता है? अगर एक पशु को स्वतंत्र रूप से पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए तो उसका जीवन कैसे हो सकता है बेटा? ओके, थ्रू द पोएम, इस कविता के माध्यम से द पोएट ट्राइज टू कन्वे, यानी कवि ट्राइज प्रयास करते हैं टू कन्वे बताने का दैट की वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली, कि जंगली जानवरों को शुड बी चाहिए, अलाउड अनुमति होनी चाहिए, टू लिव फ्रीली स्वतंत्र रूप से जीने की अनुमति होनी चाहिए बेटा। ओके, एंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से जीने की अनुमति होनी चाहिए। क्योंकि आप काली नीले पेन का प्रयोग करेंगे ना बेटा कल पेपर में, काली पेन से आप इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, ये लाइन लिख सकते हैं कि फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स, कि स्वतंत्रता हर एक सजीव प्राणी को प्रिय होती है, एंड नॉट जस्ट बाय ह्यूमन बीइंग, यानी केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि हर एक सजीव प्राणी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। बोलो याद रहेगा? यस मैम, बहुविकल्पी प्रश्न शाम को 4 बजे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और प्रोज की क्लास जब किया था तो हम लोगों ने प्रोज के क्वेश्चन भी किए थे, पोएट्री में भी किया था, सप्लीमेंट्री में भी किया था।
प्रश्न आएगा, ये शॉर्ट आंसर है बेटा। किसका शॉर्ट आंसर है? ये हमारे सप्लीमेंट्री रीडर का शॉर्ट आंसर है बेटा कि व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपेंड एट द इन। इन मतलब होता है सराय या धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला। तो यहाँ पर कह रहे बेटा कि व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जैसे ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, ठीक है। थिंग्स मतलब चीजें हैपेंड टू इन, यानी सराय में, धर्मशाला में, ठीक है। एक जो आईपिंग लिस्ट था ना बच्चों, उसमें कह रहे कि उसके इन में क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स करेंगे, ठीक है। इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स, ये ए वाला है, ठीक है, ए वाला है बेटा। लॉर्ड एंड हिज वाइफ, यानी कि जो मकान मालिक था और उसकी जो पत्नी थी, ठीक है, आर शॉक्ड टू सी द स्ट्रेंजर्स बैंडेजेस, है ना, कि जो मकान मालिक था और उसकी पत्नी थी मिसेस हॉल, ये बहुत ही शॉक्ड हो गई थी, मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे टू सी स्ट्रेंजर्स बैंडेजेस, कि मतलब जो अजनबी था ना उसके बैंडेजेस को देख करके, जो पट्टियां उसने पूरे शरीर में पहन ली थी उसको देख करके शॉक्ड हो गए थे, ठीक है। बैंडेज्ड फेस। अब उसके बाद कह रहे हैं कि द इनविजिबल पार्ट ऑफ हिज बॉडी, और जो उसके शरीर के अदृश्य हिस्से थे। अब अदृश्य हिस्से कैसे? मान लीजिए अगर किसी की बॉडी ट्रांसपेरेंट है, आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने उसमें काला काला चश्मा लगा लिया, तो ऐसा लगेगा कि ये चश्मा लगा हुआ है, बट ये फेस पे कैसे, किसके फेस पे लगा हुआ है नहीं पता है। कैप मैंने लगा ली, आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा एकदम इनविजिबल है, यानी ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, है ना, तो आपको लगेगा कि ये टोपी टंगी हुई है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे चल रही हूँ तो वैसे वैसे टोपी चल रही है, मतलब आपको लगेगा कि मतलब ये टोपी कैसे चल रही है, तो ऐसी चीजें, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनविजिबल पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के अदृश्य हिस्से, एंड द स्ट्रेंज गॉगल्स, गॉगल्स मतलब जो उसका उस अजनबी का अनजान सा वो चश्मा लगाए हुए था, ही वियर्स, है ना, मतलब जो उसे पहन रखा था। इवन मोर अनयूजुअल इवेंट्स ऑकर व्हेन फर्नीचर मूव्स ऑन इट्स ओन एंड मनी डिसअपीयर्स। कह रहे कि फर्नीचर मतलब जैसे कुर्सियां थी, अब मान लीजिए अगर मेरी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, मैं आपको नहीं दिख रही हूं, लेकिन मैं अगर कुर्सी में बैठी हूं और कुर्सी हमारी ऐसे हिलने वाली है, मतलब वो हिल रही है कुर्सी, मैं हिल रही हूं बढ़िया उसमें सहारा लेकर के ऐसे, तो आपको लगेगा कि ये कुर्सी हिल कैसे रही है, हां ऐसे। तो इसलिए कह रहे कि व्हेन फर्नीचर मूव्स, जब फर्नीचर भी मूव्स करता है ऑन इट्स ओन, अपने आप से, एंड मनी डिसअपीयर्स, और पैसा भी गायब हो जाता है कमरे से, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि ऑल्दो, हालांकि नो वन कैन सी, कोई नहीं देख सकता है कि हु इज डूइंग इट, कि कौन ये कर रहा है, ठीक है, कौन ये कर रहा है। और होता कौन है बच्चों? ग्रिफिन होता है, जिसने अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर लिया था। उसने एक ऐसी मेडिसिन की खोज करी थी जिसको उसने खुद निगल लिया था और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी, ठीक है। क्या दैट इज समथिंग सुपर। भाई आज हम लोग एक देखिए सब पूरा कंप्लीट, ओके, एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट। अगर मान लीजिए आपको रिचर्ड एच एब्राइट की तरह एक अवसर मिलता है काम करने का ऑन प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट पर, एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हिच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड व्हाई, मतलब आप उसमें काम करना चाहते हो, क्यों काम करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। या एक क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस इन द डिटेल। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि द नेकलेस चैप्टर में सेंट्रल कैरेक्टर कौन होता है, अब नाम तो नहीं दिया है मैम कि हमें मटिल्डा का लिखना है या लॉयसल का लिखना है या मैडम फॉरेस्टियर का लिखना है, क्या लिखा है इसमें? लिखा है डिस्क्राइब द सेंट्रल कैरेक्टर। अब सेंट्रल कैरेक्टर मतलब कह रहा है मुख्य पात्र, तो पूरी कहानी में मुख्य पात्र कौन होता है भैया? तो हम लोग क्या बोलेंगे मैम? मटिल्डा होती है ना, मटिल्डा, ठीक है। लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए, कल पेपर में मिल रहा है आपको ये, ठीक है, कि मटिल्डा वाज अ यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ मिस्टर लॉयसल, कि मटिल्डा मिस्टर लॉयसल की सुंदर पत्नी थी। ओके मैम, डन, बहुत आसान है। हु जो वाज अ क्लर्क, जो एक क्लर्क था, कौन? मिस्टर लॉयसल जो कि एक क्लर्क थे, और क्लर्क के साथ में ही मटिल्डा का विवाह हुआ था। अब जो ये हम बोल रहे हैं ना, यहाँ से आपका बहुविकल्पी प्रश्न सही हो सकता है बच्चों, ठीक है, सही हो सकता है। मटिल्डा वाज प्राउड ऑफ हर एलिगेंट ब्यूटी, कि मटिल्डा जो थी वो प्राउड, उसको घमंड था, ऑफ हर एलिगेंट ब्यूटी, मतलब उसको लगता था कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, मतलब मैं सुंदर हूं, ठीक है ना, वो मटिल्डा सोचती थी। उसको लगता था मैं इतनी मतलब सुंदर हूं, मेरी लाइफ लग्जरियस होनी चाहिए, मतलब वो हमेशा इसलिए दुखी रहती थी बच्चों, ठीक है। शी वाज अ प्रीटी मैरिड लेडी, वह सुंदर, मैरिड मतलब विवाहित, और लेडी मतलब महिला थी, वो सुंदर विवाहित महिला थी बच्चों। हु हैड हाई एम्बिशंस, जिसकी हैड हाई एम्बिशंस, एम्बिशंस का मतलब होता है कि इच्छाएं, है ना, या कह सकते हैं कि जो उसकी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो बहुत ज्यादा हाई फाई वाली थी। हाई फाई वाली मतलब समझते हैं? उसको लगता था हमारी लाइफ एकदम लग्जरियस होनी चाहिए। जो उसके पास था वो उससे खुश नहीं थी, उसको लगता था हर दिन हम नई नई ड्रेसेस चेंज करते रहे, हमारा घर भी महल वाला एकदम होना चाहिए, हमारे घर में बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मतलब उसकी जो सोच थी बच्चों वो बहुत हाई फाई वाली थी, ठीक है। तो बस सिंपल है कि शी वाज अ प्रीटी मैरिड लेडी, वह सुंदर विवाहित महिला थी। हु हैड हाई एम्बिशंस, जिसकी बहुत अधिक आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी। मटिल्डा विश्वास करती थी दैट कि शी वाज बोर्न फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी, कि उसका जन्म विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए हुआ है। तो इसीलिए शी इज ऑलवेज अनहैप्पी, इसलिए वो हमेशा अनहैप्पी रहा करती थी, नाखुश रहा करती थी विद हर हस्बैंड्स पॉवर्टी, यानी अपने हस्बैंड की निर्धनता से वो इसलिए हमेशा नाखुश रहा करती थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो एक साधारण क्लर्क था बच्चों, ठीक है। शी फील्स, वह महसूस करती है दैट कि शी हैज बीन डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, ठीक है, डिप्राइव्ड का मतलब होता है बेटा वंचित रहना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि शी फील्स, वह महसूस करती है दैट कि शी हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ द कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, कि मतलब उसको कंफर्ट्स यानी जो ऐशो आराम या लग्जरी मतलब विलासितापूर्वक जीवन से उसको वंचित कर दिया गया। मतलब जब से उसका विवाह क्लर्क के साथ में हो गया तब से उसकी लाइफ ना उसको ऐसा लगता है कि उसको कंफर्ट से और लग्जरी से क्या कर दिया गया है? वंचित कर दिया गया, डिप्राइव्ड। उसके बाद कह रहे हैं विच she might have enjoyed by marrying a rich man, ठीक है, कि कह रहे she might have enjoyed, कि उसका विवाह होना चाहिए था marrying a rich man, एक धनी व्यक्ति के साथ में उसका विवाह होना चाहिए था, वो ऐसा सोचती है। फिर the loss of the necklace proved a turning point in the development of her character, कि भाई नेकलेस का खो जाना उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आता है, ठीक है, एक घुमाव, एक ऐसा मोड़ लेकर के आता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑफ हर कैरेक्टर, यानी उसके कैरेक्टर में डेवलपमेंट हो जाता है। अब उसके कैरेक्टर में एक अलग प्रकार का सुधार दिखता है बच्चों, कि बिफोर द लॉस ऑफ द नेकलेस, यानी नेकलेस खोने से पहले शी इज अ थॉटलेस, अनग्रेटफुल, प्राउड ब्यूटी, अनहैप्पी विद द पॉवर्टी ऑफ हर हस्बैंड, यानी नेकलेस खोने से पहले वो हमेशा क्या रहती थी? थॉटलेस, मतलब कभी सोच विचार नहीं करती थी, अनग्रेटफुल रहती थी, मतलब कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, प्राउड, घमंड था उसके अंदर, ठीक है, उसको अपनी सुंदरता पर घमंड था, अनहैप्पी, नाखुश रहती थी अपने हस्बैंड की पॉवर्टी से, यानी निर्धनता से। आफ्टर द लॉस, और फिर नेकलेस खोने के बाद शी बिकम्स ए मैच्योर, वो पूरी तरीके से परिपक्व हो गई थी, हम्बल, विनम्र हो गई थी, ग्रेटफुल वाइफ बन गई थी। हु कैन ग्लैडली सैक्रिफाइस एवरी प्लेजर, हु जिसने कैन ग्लैडली सैक्रिफाइस मतलब बहुत खुशी से त्याग कर दिया था, एवरी प्लेजर यानी हर खुशी का त्याग कर दिया था, टू गेट हर हस्बैंड आउट ऑफ हिज फाइनेंशियल माइजरी, यानी फाइनेंशियल मतलब वित्तीय कष्टों से उसको बाहर निकालने के लिए। बहुत अच्छे से कर लेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस कर एक क्वेश्चन पूछेंगे आप, है ना, तो मैं आपको बता दूं भाई 1 बजे हम लोग करने वाले हैं कि कॉपी में क्या चेंजेस, सारे का एक बंडल बना दीजिए, कितना बच्चा चाहता है 7 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, उसका झंझट खत्म, है ना। और फिर उसके बाद सर ने एक बेहतरीन सा ये बताया था लेटर एंड एप्लीकेशन ट्रिक के साथ में, क्या आपने ये क्लास करी? या फिर बच्चों कंप्लीट ग्रामर का, है ना, या फिर मैम प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री ग्रामर, एनीथिंग। अब आप चाहते हैं क्या कि इस पूरे भंडारे की एक लिस्ट बना दी जाए, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में देखिए, आपको लिंक
है ना? तो मैं चाहती हूँ अभी भी इतना वक्त है कि हमारा हर एक बच्चा इन क्लासेस को बखूबी पूरा कर ले और